तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में मैं आप लोगों को जो हमारी समय सारणी है जिसके आधार पर हम लोग चलते हैं, तो आज हम उसी समय सारणी पर बात करने वाले हैं। यानी हम जो है आज के क्लास में देखिए हम अपने घड़ी पर बात करने वाले हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं हमारी इन घड़ियों को आप ध्यान से देखिए। जो घड़ी की सुइयां हैं वो किस तरह से घूमती है, ज़रा इस पर आप देखिए, उसके बाद मैं बात करूंगा। तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर में यहाँ 12 लिखा हुआ है 12, और 12 से जैसे जैसे देख रहे हैं कि घड़ी की सुइयां उधर जा रही है। इसका मतलब कि ये घड़ी की सुइयां जो है हमेशा ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। अगर हम लोग इस तरह से खड़ा होकर देखें तो ये इस तरह से देखें तो इधर दायां हाथ है और इधर बायां हाथ है। तो ये घड़ियां जो है बाएं से दाएं की ओर घूमती है। आखिर इसका आज के इस वैज्ञानिक क्लास में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर ये हमारी घड़ी की सुइयां जो है वो दक्षिण दिशा के दक्षिणावर्त ही क्यों घूमती है, यानी बाएं से दाएं की ओर क्यों घूमती है। जो भी आप लोग घड़ी बांधते हैं, इतने दिन से आप लोग घड़ी देखते हैं, निश्चित रूप से बहुत लोग इस पर विचार किए होंगे, बहुत लोग नहीं भी किए होंगे। तो नहीं किए होंगे तो आज इसका पूरा सटीक मैं वैज्ञानिक कारण बताने वाला हूं कि ये घड़ी की जो सुई है आखिर इस दिशा में क्यों घूमती है। जितनी भी घड़ियां हैं, विश्व की जितनी भी घड़ियां आप देखेंगे तो सभी घड़ियों की जो सुई है वो ठीक इस तरह से दक्षिणावर्त दिशा में ही घूमेगी। यानी 12 से जो है धीरे 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 ऐसे जाती हैं, ऐसे आती हैं, फिर ऐसे घूमती हैं, जैसा कि देख रहे हैं आप घड़ी की सुई। तो इस आखिर ये घड़ी की सुइयों को इस तरह से घूमने का वैज्ञानिक कारण क्या है, क्यों ऐसी घड़ियाँ घूमती हैं, इनकी घड़ियों की सुई घूमती है, और सबसे पहले घड़ी की आविष्कार जो कब किसने किया, कहाँ पर हुआ, इसका इतिहास क्या है, कौन कौन घड़ियाँ बनी, इस पर मैं गहराई से विचार करने वाला हूँ। आज के क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो निश्चित रूप से आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए और कम से कम आप अपने नज़दीक में अपने घर के जो छात्र छात्राएँ हैं, बच्चे हैं, उनको दिखाइए। अपने हित मित्र के पास कम से कम एक व्यक्ति के पास भेज दीजिए, कम से कम इस वैज्ञानिक चीज़ को जानें। देखिए जैसे कि मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि मैं डीके सर क्लासेस के माध्यम से इस बात को आप लोग को अवगत कराया हूं कि जितनी हो सके आप लोगों को हर चीज़ का वैज्ञानिक कारण आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगा। तो इस कड़ी में आज जैसा कि आज घड़ी पर देख रहे हैं, कल और किसी सब्जेक्ट पर आप देखेंगे, लेकिन आप लोगों को एक से एक वैज्ञानिक क्लास जो है इस डीके सर क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को सुनने को और देखने को मिलेगा। तो आप ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न पर, आज के जो प्रश्न है इस पर विचार करें। देखिए कहा जाता है कि उसके प्रश्न में ही, किसी प्रश्न में ही उसका आधा उत्तर होता है, आधा से अधिक ही उत्तर होता है। तो इस चीज़ को हम लोग पहले समझें। तो देखिए सबसे पहले घड़ी की सुइयां दक्षिणावर्त दिशा में क्यों घूमती है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि दक्षिणावर्त दिशा क्या होता, नहीं दाहिने तरफ और बाएं तरफ। तो देखिए इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से, अगर इस तरह से हम एक लाइन पारे तो देखिए इधर बायां हाथ, इधर हमारा दायां हाथ है तो इधर दाएं तरफ होगा और इधर बाएं तरफ होगा। तो इस तरह से अब इस घड़ी में जो चित्र बना हुआ है इसमें आप देखते हैं तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 12 है, 12 लिखा हुआ है, और 12 के बाद देखिए तीर के निशान ऐसे दिखा रहा है। यानी हमारी घड़ी की सुइयां जो है सब यहाँ से ऐसे 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 चल करके ऐसे घूमती है, दाएं दिशा में घूमती है। दक्षिणावर्त उसको कहा जाता है, इसको वामावर्त कहा जाता है, नहीं बाएं की दिशा में। तो सभी की सभी घड़ियों की सुइयां वामावर्त दिशा में घूमती हैं, इसी को हम लोग दक्षिणावर्त दिशा भी कहते हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण है, कौन सा वैज्ञानिक कारण है कि दक्षिणावर्त दिशा में ही पूरे विश्व की घड़ियां घूमती है। तो इसी पर विचार करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कुछ घड़ी के बारे में हम लोग गहराई से कुछ इसका इतिहास भूगोल जान लें, कैसा है, क्यों ऐसा है। तो देखिए सबसे जो पहली घड़ी बनी, इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे जीके का प्रश्न बताने वाला हूं जो आप लोगों को विभिन्न कंपटीशन के परीक्षाओं में आते रहता है। तो देखिए सबसे जो पहली घड़ी बनी उस घड़ी का नाम था धूप घड़ी। उस घड़ी का क्या नाम था, धूप घड़ी। अब धूप घड़ी जो थी, नाम ही है धूप घड़ी, इसका मतलब कि यह घड़ी सूरज के धूप के सिद्धांत पर कार्य करती थी। मतलब सूरज
कि प्रकाश में इस छड़ी को, इसमें कोई खास घड़ी नहीं थी, एक छड़ी थी और इस छड़ी को ऐसे रख दिया गया था और सूरज के प्रकाश के आधार पर इस घड़ी की विभिन्न स्थितियां बन रही थी और उसी के आधार पर समय का मूल्यांकन किया जाता था, समय का गणना किया जाता था। इसलिए इस घड़ी का नाम है धूप घड़ी, यानी सूरज के धूप के सिद्धांत पर एक घड़ी काम करती थी। चलिए अब दूसरी घड़ी की बात करते हैं। देखिए यह घड़ी जो थी, तो यह घड़ी सबसे पहले धूप घड़ी का निर्माण कहाँ हुआ, तो इस किन लोगों ने किया, तो देखिए सबसे पहले यूरोप महाद्वीप में इस घड़ी का आविष्कार हुआ। इटली में इसका इतिहास मिलता है कि इटली में इस घड़ी को बनाया गया और ग्रीक लोगों ने इस घड़ी को सबसे पहले, इस धूप घड़ी को लोग बनाए। तो कहाँ पर, याद रखिए, इससे सबसे पहले यूरोप में बनी। किन लोगों के द्वारा, इटली है, इटली के लोगों के द्वारा, जिसे हम लोग ग्रीक लोग भी कहते हैं, ग्रीक के देशों के लोग कहते हैं। तो इन ग्रीक लोगों ने ही इस धूप घड़ी का सबसे पहले निर्माण किया। अब देखिए सबसे पहले तो ये धूप घड़ी हो गई, कहाँ बना, तो इटली में बना, इसको याद रखना है। दूसरी है, तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए सबसे पहले यांत्रिक घड़ी, जो अब इस घड़ी को हम क्या कहेंगे, इस घड़ी को हम लोग कहेंगे यांत्रिक घड़ी, क्योंकि यह यंत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है या यंत्र के द्वारा ही ये संचालित होता है, इसलिए इस घड़ी को हम लोग यांत्रिक घड़ी कहते हैं। तो चलिए अब इस यांत्रिक घड़ी पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यांत्रिक घड़ी की जो चर्चा है वो हम लोग को जानकारी मिलती है इतिहास में। 14वीं शताब्दी में इस यांत्रिक घड़ी का निर्माण किया गया, यांत्रिक घड़ी का निर्माण किया गया। लेकिन उस समय यह घड़ी उतनी फेमस नहीं थी, कुछ लोगों के पास इस घड़ी का प्रयोग होता था 14वीं शताब्दी में। कुछ फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए इसमें 14वीं शताब्दी में तो ये पूरा फेमस हो गया था, मतलब कि हर जगह कहीं कहीं टावर पर दिखाई पड़ रही थी घड़ियाँ। लेकिन इसको 1270 से 1300 ईस्वी के बीच में, 1270 से 1300 ईस्वी के बीच में याद रखिए, तो इस समय क्या था कि यूरोप के जो बड़े बड़े टावर थे, यूरोप में जो बड़े बड़े टावर थे, उन टावरों पर इन घड़ियों का प्रयोग किया गया था। किस घड़ी को, यांत्रिक घड़ी। यांत्रिक घड़ी की प्रयोग जो है वहाँ के बड़े बड़े टावर पर भी, यूरोप में बड़े बड़े टावरों पर इस घड़ी का प्रयोग देखने को मिला। तो इसलिए अनुमानतः हम लोग ये लगाते हैं, सही सटीक जो है इसका अनुमान तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा सभी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये 14वीं शताब्दी में इस घड़ी का जो है पूरा प्रचलन हो गया था। यानी 1270 से 1300 ईस्वी के बीच में कुछ घड़ियां जो है वहाँ पर मिली हैं। तो मतलब इस अनुमान से हम लोग कह सकते हैं कि यह घड़ी जो है उस समय तक चारों तरफ प्रसिद्ध हो गई थी। अब देखिए इसमें यांत्रिक घड़ियों में सबसे पहले यांत्रिक घड़ियों का प्रयोग बड़े बड़े टावरों पर ही किया जाता था, लेकिन बाद में यह घड़ी जो है हमारी पॉकेट घड़ी आ गई। लेकिन पॉकेट घड़ी भी आई तो साइज में बड़ी होती थी यांत्रिक घड़ी। तो देखिए सबसे पहले पॉकेट घड़ी, तो सबसे पहले पॉकेट घड़ी जो है एक ताला बनाने वाले व्यक्ति, जैसे आप समझते हैं कि जो भी आज तक आविष्कार हुए हैं वो साधारण परिवार के ही, न्यूटन भी देखिए गुरुत्वाकर्षण का खोज किए या प्रकाश के सिद्धांत जितना भी दिए सब उन्होंने साधारण किसान के बेटे थे। तो इसमें देखिए पहली जो पॉकेट घड़ी थी, एक ताला बनाने वाले साधारण व्यक्ति ने इस पॉकेट घड़ी का निर्माण किए। तो सबसे पहले इस ताला बनाने वाले व्यक्ति का नाम था, जर्मनी के रहने वाले थे और जर्मनी के रहने वाले थे, इनका नाम था पीटर हेनलेन इनका नाम था, पीटर हेनलेन। तो सबसे पहले इन्होंने ही इस घड़ी का निर्माण किया था, यांत्रिक घड़ी में, यानी जो हाथ पर कला थी, पॉकेट घड़ी जो पॉकेट में रखी जाती थी, घड़ी का निर्माण किया पीटर हेनलेन ने सबसे पहले पॉकेट घड़ी, जो जर्मनी के एक ताला बनाने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने ही किया। अब देखिए इसके बाद जो है ये कब की घटना है, तो ये 1505 ईस्वी की घटना है। 1505 में इन्होंने इस ताले बनाने वाले व्यक्ति जो जर्मनी के रहने वाले थे, पीटर हेनलेन ने, इन्होंने घड़ी का आविष्कार किया। तो इस घड़ी के आविष्कार के कारण ही इसके आज भी हम लोग घड़ी के आविष्कारक भी इनको मानते हैं। पीटर हेनलेन को घड़ी का आविष्कारक माना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में सबसे पहले पॉकेट घड़ी का निर्माण इन्होंने ही किया था। इसके बाद देखिए हम लोग को कलाई पर बांधने वाली घड़ी आ गई, जिसको हम लोग रिस्ट वॉच भी कहते हैं, कलाई पर बांधने वाली घड़ी। तो देखिए 1605 ईस्वी में
1605 ईस्वी में ब्लेज पास्कल, ये ब्लेज पास्कल जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। और ब्लेज पास्कल फ्रांस के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या किया था कि रिस्ट घड़ी का निर्माण किया, यानी कलाई पर बांधने वाली घड़ी का निर्माण किया 1605 ईस्वी में। ये ब्लेज पास्कल इनका नाम था। और ये लेकिन उस समय जब घड़ी ये बनाए तो उस समय घड़ी हाथ पर बांधने का कोई इसमें चैन वैन नहीं लगा था। तो क्या होता था कि रस्सी से बांध कर, देखिए कोई भी चीज़ का आविष्कार समझिए बंधु एक दिन में नहीं होता है, एक क्रमिक विकास का हिस्सा होता है। क्रमिक विकास धीरे धीरे होता है और चलते जाता है। जैसे कि आप समझते हैं, हम लोग सभी भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो देखिए पढ़ाई भी क्रमिक विकास का हिस्सा है। हम लोग टीचर हैं तो इस बात को समझते हैं कि कोई भी बच्चा को, अगर वो आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है और उसको चाहते हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, तो उसको क्रम बाई क्रम मेहनत कीजिए, क्लास बाई क्लास मेहनत कराइए। अब ये नहीं कि आपका बच्चा एक बार, ऐसा नहीं कि शरबत है घोर कर पिला दीजिए आपका बच्चा तेज़ बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसको क्रम बाई क्रम मेहनत कीजिए, आज पढ़ाइए, फिर कल पढ़ाइए, फिर परसों पढ़ाइए, और उसके ऊपर ध्यान भी रखिए, नियमित रूप से उस पर ध्यान रखिए। क्रम बाई क्रम करते करते वो जो है एक दिन अच्छा विद्यार्थी बन जाएगा। तो ये क्रम होता है। साइंस भी कहता है कि इस तरह से घड़ी के आविष्कार के जो कहानी को देखने से हम लोग को पता चलता है कि घड़ी, एक छोटी सी जो घड़ी है, उसको सोचिए कि बनाने में कई क्रम धीरे धीरे चलता रहा और तब जा कर के आज की घड़ियाँ आई। तो देखिए जो ब्लेज पास्कल जी ने जो घड़ी बनाई, तो कलाई घड़ी तो बना दी, लेकिन उसमें बांधने के लिए कुछ नहीं था। तो उस घड़ी को रस्सी में बांध करके और तब कलाई पर बंधा जाता था, और बाद में फिर उसका जो है चैन का निर्माण हुआ, चैन बन गया, फिर उन्हें बना। तो ये देखिए ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। फ्रांस के कौन थे? एक गणितज्ञ थे। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ देता है कंपटीशन में कि रिस्ट वॉच का निर्माण किसने किया था या रिस्ट वॉच का आविष्कार किसने किया था। तो यह हम लोग को जानना है, ब्लेज पास्कल। और ये फ्रांस के रहने वाले थे। और कौन थे? एक गणितज्ञ थे। देखिए इन्हें हम आधुनिक घड़ी का जनक भी कहते हैं, आधुनिक घड़ी का जनक। जैसे घड़ी का आप लोग को आविष्कारक मुझे ने बता दिया कि जो पीटर हेनलेन थे, उन्हें हम लोग घड़ी का आविष्कारक मानते हैं कि वो उन्होंने घड़ी का आविष्कार किया था। लेकिन जो आधुनिक घड़ी है, इसका अगर हम जनक कहें, इसका आविष्कारक कहें, तो हम लोग इनको ब्लेज पास्कल साहब को कहते हैं। दो बातें हैं, याद रखिएगा। जब आपको पूछे कि आधुनिक घड़ी का जनक किसे कहता है या आधुनिक घड़ी का आविष्कारक किसे कहता है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा ब्लेज पास्कल। अगर पूछ दे कि घड़ी का आविष्कार किसने किया था सिर्फ, तो आप लोगों को पीटर हेनलेन को नाम लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद आया पेंडुलम घड़ी। तो जो पेंडुलम घड़ी है ना, ये 1656 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा ये पेंडुलम की घड़ी बनी। जो पेंडुलम वाली घड़ी देखते हैं आप, ऐसे करके पेंडुलम, या ऐसे जो हिलते रहता है, जिसमें आप देखते हैं पेंडुलम हिलते रहता है ऐसे। तो ये पेंडुलम जो घड़ी आई ना, ये क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा बनाई गई। इस घड़ी की खासियत ये थी कि अब तक जितनी घड़ियाँ बनी थी उससे सबसे सटीक समय यह जो है बताने लगा। तो अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ भी आप लोगों को जीके से बन जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कि पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया? तो पेंडुलम घड़ी का आविष्कार जो है क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया। इसको भी याद रखिए। अगर पूछा जाए कि उसने पेंडुलम घड़ी का आविष्कार कब हुआ, तो 1656 ईस्वी में आप लोग याद रखिए। और इन्होंने बनाए। अब देखिए इसके बाद जो है समय की बिल्कुल सटीकता इससे पता चले। जब पेंडुलम घड़ी बनी तो इससे समय की सटीकता बहुत बढ़ गई। मतलब थोड़ा सा का अंतर रहता था समय में, लेकिन बिल्कुल ये सटीक समय बताता था। अब देखिए आप कुछ प्राचीन काल में चलेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप लोगों को मिलेगा जल घड़ी की भी चर्चा होती है। जल घड़ी भी रहता था, उसको हम लोग ऐसे करते थे, फिर इधर का पानी जब गिर जाता था फिर उसको ऐसे पलट देते थे। इस तरह से समय का गणना होता था। उसमें आप लोग को सैंड वॉच भी मिलता है, बालू घड़ी, जिसमें बालू का भी प्रयोग होता था। बालू ऐसे भर दिया था, ऊपर से बालू गिरता था धीरे धीरे, फिर उसको ऐसे कर दिया था, फिर धीरे धीरे गिरता था। इस तरह से समय की गणना भी होती थी, लेकिन इसमें उतनी सटीकता के साथ समय की गणना नहीं होती थी। लेकिन एक काम करता था,
तो सैंड वॉच भी बना और जल वॉच भी बना, जल घड़ी भी बनी। अब देखिए आगे जब हम लोग चलते हैं तो आज का जो मेरा वैज्ञानिक प्रश्न था वो आप लोग को अब मैं बताने जा रहा हूं कि देखिए घड़ी की सुइयां जो है दक्षिणावर्त दिशा में ही क्यों घूमती है। फिर से एक बार आप लोग घड़ी देखिए, क्योंकि इसको देखने से हम लोग को सटीक, जब इसका आंसर मैं बताऊंगा तो आप लोगों को बिल्कुल सटीक जानकारी होगी। देखिए घड़ी की सुइयां जो है ऐसे ऐसे घूमती है, मतलब इधर से ऐसे आकर के ऐसे घूमती है, माने दक्षिण से बाएं की तरफ घूमती है। तो इस तरह से अब चलिए इस चित्र में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देखिए, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ उत्तर, इधर दक्षिण और इधर पूरब और इधर पश्चिम एक घड़ी है। अब देखिए घड़ी की सुइयां जो है यहाँ से, अब यहाँ से तीर के निशान हम दिखाए हैं कि यहाँ से ऐसे ऐसे घूमती है, मतलब यहाँ से ऐसे जाती है, टिक 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 करते हुए ऐसे घूमती है दक्षिणावर्त। तो अब देखिए इसका सटीक वैज्ञानिक कारण क्या है, कहाँ से ये लिया गया है। तो देखिए जो सबसे पहले हम लोग इस धूप घड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो देखिए धूप जो घड़ी होती थी ना, ये क्या होता था कि इसमें एक छड़ी होती थी और उसके छाया बनने के आधार पर धूप घड़ी सूरज के प्रकाश में, जैसे जैसे उधर से प्रकाश आ रहा, देखिए मैंने अपना हाथ कर दिया तो इधर उसको सूरज मान लीजिए और ये हमारे हाथ को छड़ी मान लीजिए। अब देखिए होता क्या था कि जो सूरज, अगर पृथ्वी की तुलना में सूरज को देखें, पृथ्वी के सापेक्ष सूरज को देखें तो सूरज क्या करता है कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी पृथ्वी के सापेक्ष। आप जानते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, लेकिन हम समझने के लिए बता रहे हैं कि अगर पृथ्वी को ऐसे स्थिर मान लें तो हमारा सूरज जो है कैसे घूमता है, यानी पूरब से ऐसे पश्चिम की ओर आता है, ऐसे मतलब इधर से ऐसे आ करके ऐसे ऐसे करके इधर आता है। तो देखिए अगर यहाँ से हमारा सूरज जो है यहाँ से निकलेगा तो ऐसे 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 इधर पश्चिम की तरफ आएगा, इसलिए कि इधर पूरब है और इधर पश्चिम है, इसको समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर धूप घड़ी मैंने खड़ा किया है, तो देखिए धूप घड़ी जैसे जैसे सूरज ऐसे आएगा तो देखिए यहाँ हाथ को समझिए कि जैसे जैसे इधर से सूरज, मान लीजिए इधर पूरब है, जैसे जैसे देखिए यहाँ है तो छाया मेरे हाथ का इधर बन रहा है, सूरज यहाँ आ गया तो देखिए हमारे हाथ के छाया थोड़ा सा इधर गिर जाएगा, सूरज यहाँ आएगा तो देखिए छाया इधर और चला जाएगा, सूरज यहाँ आएगा तो छाया और इधर चला जाएगा। मतलब इस तरह से धीरे धीरे देखिए यहाँ से किस तरह से जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। मतलब जब सूरज इधर से पूरब से ऐसे ऐसे आएगा तो हमारे हाथ के छाया जो है ऐसे ऐसे जाएगा, उधर गिरेगा। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे ही सूरज इधर आएगा तो इस छाया पहले यहाँ बन रहा होगा, फिर जैसे जैसे इधर आएगा छाया इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, मन ऐसे ऐसे गिरते जाएगा। तो अब देखिए इसी सिद्धांत पर ये धूप घड़ी जो है काम करती थी। अब क्या हुआ कि सबसे पहले पीटर हेनलेन ने जब इस घड़ी का निर्माण किया, यांत्रिक घड़ी का सबसे पहले इन्होंने बनाया। किसने? पीटर हेनलेन ने जब सबसे पहले यांत्रिक घड़ी का निर्माण किया तो उसने प्राचीन काल में जितनी घड़ियां बनी थी उन सभी के बारे में अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उनको पता चला कि जो धूप घड़ी होती थी वो कैसे काम करती थी। वो छड़ी होती थी और सूरज जो पूरब से पश्चिम की ओर आता था तो ये घड़ी जो छाया की छाया थी ऐसे ऐसे उधर जा रही थी। तो उसने क्या किया कि उस सिद्धांत को उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिया। देखिए ध्यान दीजिए, जो पहले कहा जाता है कि जो पहले कोई कार्य कर चले जाते हैं, बाद में आने वाली जो पीढ़ियाँ होती है अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों को सम्मान जरूर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले वो कृति करके गए हैं। तो देखिए ये हमारे महान वैज्ञानिक जो थे पीटर हेनलेन ने, इन्होंने जो घड़ी बनाई, यांत्रिक घड़ी जिसे हम लोग घड़ी का आविष्कारक कहते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि अपने उस धूप घड़ी बनाने वाले व्यक्ति को प्रतिष्ठा दिया, सम्मान दिया। और जब यांत्रिक घड़ी बनाने की बारी आई तो उन्होंने क्या किया कि यांत्रिक घड़ी को इस तरह से सेट किया कि यह घड़ी की सुइयां जो है उसी धूप घड़ी की तरह ऐसे ऐसे उस दिशा में ही गमन करे, यानी दक्षिणावर्त दिशा से ही वामावर्त दिशा में घूमे। और इसी सिद्धांत पर उन्होंने क्या किया कि इस यांत्रिक घड़ी की जो उसके यंत्र थे, पार्ट पुर्जे थे, उसी तरह से सेट किए, और उसी तरह से स्प्रिंग का जो उसमें बनावट में लगता है जो कि उस घड़ी को घुमाते रहता है, उसी तरह से सेट किया गया। और सेट करके इस जो है हमारे आज की यांत्रिक घड़ी का निर्माण किया गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें वैज्ञानिक कारण ये है कि हमारा सूरज जो है पृथ्वी के सापेक्ष पूरब से
यानी पश्चिम दिशा की ओर आता है, और इसी सिद्धांत पर धूप घड़ी बनाई गई थी। तो इसलिए जो हमारे घड़ी को बनाने वाले पीटर हेनलेन थे, उन्होंने क्या किया कि उसी सिद्धांत को लेकर के इस घड़ी को बना दिए, जो घड़ी हमारा इस तरह से दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। तो आज विश्व की जितनी भी घड़ियां हैं, कोई भी घड़ी हो, विश्व में चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जापान चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, तो जो भी घड़ी की सुइयां होती है वो हमेशा दक्षिणावर्त दिशा में ही घूमती है। तो इस तरह से समझ लीजिए कि ये हमारे जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, तो वह जो ईमानदार होते हैं, निश्चित रूप से अपने उस पीछे वाले वैज्ञानिकों के मान सम्मान रखते हैं, उनके इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं, और उनके सिद्धांत को अपना करके इन्होंने अपने नाम अमर कर लिए। तो देखिए इस तरह से घड़ी की सुइयां जो है दक्षिणावर्त दिशा में क्यों घूमती है, आप जान गए होंगे कि घड़ी की सुइयां दक्षिणावर्त दिशा में इसलिए घूमती है कि वो धूप घड़ी के परंपरा को कायम करते हुए, धूप घड़ी जो होती थी उसमें छड़ी की जो छाया की लंबाई होती थी वो हमेशा दक्षिणावर्त दिशा में घूमती थी, क्योंकि हमारा सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो उसी बात को लेकर पीटरबर्ग ने जो है जब यांत्रिक घड़ी बनाई तो उस सिद्धांत को कायम रखा, और इसीलिए पूरे विश्व की घड़ियां जो है वो दक्षिणावर्त दिशा में ही घूमती है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज के क्लास में मैंने आप लोगों को आज का वैज्ञानिक जो क्लास था उस सटीकता के साथ आप लोगों को समझा दिए, और यही कारण है जो इसमें आने वाले वैज्ञानिक कारण के साथ साथ जो जीके का क्वेश्चन आप लोगों का है वो भी मैंने बता दिया। फिर अगले क्लास में इसी तरह से आप लोगों को वैज्ञानिक कारण लेकर के हम उपस्थित होंगे, और निश्चित रूप से मैं आप लोगों से प्रयास करता हूं, देखिए आप लोगों को थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर से हम लोगों को भी बल मिलता है, ताकि मैं और भी अधिक से अधिक पढ़ूँ और मेहनत करूँ, आप लोगों के पास जो है अच्छे से और क्लास को लिया जाए, बताया जाए, जानकारी आप लोग को अच्छी दी जाए। तो इसलिए आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। कहीं पर आपको दिक्कत है, अगर मेरे पढ़ाई में से कहीं पर आपको लगता है कहीं कन्फ्यूजन है, या कहीं पर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर कुछ कमियां हैं या यहाँ पर कुछ गलत है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम भी उसमें सुधार कर सकें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में।